नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सिंह सेंगर और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जैसे कि हम इसके बारे में बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्वालिटी से रिलेटेड हमें इसमें बात करनी है। क्वालिटी किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब क्वालिटी हम ऐसे ही नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज को यूज़ करके हम इसको कंट्रोलिंग तरीके से काम करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इन भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट और उसके डेफिनेशन से रिलेटेड। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल की, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर आता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है, क्या इनको अप्लाई करने के बाद हम उसको कैसे अचीव कर पाते हैं। और फिर जानते हैं कि अगर क्वालिटी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो रहेंगी, और हम ये स्टडी उन वेरिएशंस को, उन जो भिन्नताएं जो आ जाती हैं, जो कारण होते हैं उनके पूरा ना होने के, उनको कैसे दूर किया जाए या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंसेस आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा उसी में वो होता है कि टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन किन किन कारणों से आते हैं। वेरिएशन के बहुत से कारण होते हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएशन क्यों है। क्या होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग। क्यों? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करने के लिए और इकोनॉमिकल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिकल मतलब जो हमारे पॉकेट को सूट करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, उसको भी ये नहीं है कि कुछ भी बनाना है तो ज़्यादा पैसा लगा देगा, वो ये देखेगा कितना कम पैसा लग जाए और मेरा काम भी हो जाए, क्वालिटी भी मेंटेन हो, प्रोसेस भी अंडर कंट्रोल हो। फिर हमने इसके कैटेगरीज पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। जब हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा तो हमने मीन पढ़ा, रेंज पढ़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा, इसका फॉर्मूला भी आपने बताया है। फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन का फॉर्मूला ये रहा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, टोटल, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, इस तरीके से हमारा मीन निकल के आ जाएगा। यही मीन हमें काय में यूज करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन में। रेंज क्या बोलता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को जब आप माइनस कर देते हैं तो आप रेंज पे आ जाते हैं। ये रेंज आपको भटकने से बचाता है कि हमें इसी के अंदर काम करना है, बियॉन्ड दिस वी शुड नॉट वर्क, बियॉन्ड इसके मतलब अगर उसके बियॉन्ड जाके कोई चीज़ें अराइज हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमारी रेंज हमने स्टैब्लिश कर दी है कि इससे डिफर नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ही आते रहना चाहिए। उसी को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है ग्राफिक न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले पे। देखो हमने एक्स बार निकाला है, यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता था, एक्स बार इज मीन। फिर ये हमने पूरा टैबुलेशन दिया, टैबुलेशन में हमने टेबल फॉर्म में हम इसको क्यों डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि इट बिकम्स बिट ईजियर और ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी चीज़ को समझने और कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हम इसको एक टेबुलेशन में लेके आते हैं और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करके उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला हुआ है। अब बात करते हैं, जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो उसमें दूसरा एस्पेक्ट उसके प्रोसेस का आता है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस वेरिएशंस को लेके चलता है। अब ये वेरिएशंस हमने पढ़े थे, दो तरीके के होते हैं, एक होता है चांस कॉज, एक होता है असाइनेबल कॉज। चांस कॉजेज में क्या होगा? मशीन की वजह से नहीं होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं होगा, और क्या नहीं होता इसमें कि ये आपके वेरिएशन में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए परेशानी नहीं होती, इनबिल्ट होता है, प्रोसेस का पार्ट है तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते। फिर आते हैं असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज में क्वालिटी की वजह से, मशीन की वजह से, ऑपरेटर की वजह से, टाइम की वजह से चेंजेस आते हैं। और क्या हो जाता है इनमें? इनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डिटेक्ट करके एलिमिनेट किया जा सकता है, और एलिमिनेट कर दिया तो क्या किया हमने? प्रिवेंशन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट जो काम कर रही होती है, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान बनाए, चाहे वो कपड़े का सामान बनाए या वो खाने का बनाए या वो ब्रिक्स का बनाए या रॉ मटेरियल का बनाए, कुछ भी बनाए, उनको इस क्वालिटी फॉर्मेट पे चलना ही पड़ता है। अब पर्पस क्या समझ में आ रहा है इस पूरे को? इन वेरिएशंस को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हर एक कमोडिटी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स के साथ मार्केट में आएगी जो कभी भी कंज्यूम नहीं होगी, और उससे हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट ही इंकर होगा, उससे हमें रेवेन्यू कुछ भी जनरेट नहीं होगा, और रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी, प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी तो इकोनॉमी में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी। तो उसके पर्पस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसको सीधे सीधे कहें तो एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉजेज जो होंगे वो हमारे पर्पस में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में हमने पढ़ा, हम यहाँ पे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि किस पैरामीटर पे जाके हमें किसी सेट ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करना है या डेटा को रिजेक्ट करना है। इसके 3 ब्रॉड क्राइटेरिया क्या हो जाते हैं, लॉट का साइज, सैम्पल इंस्पेक्शन का साइज और फिर उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं वो एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने चाहिए। लिमिट से ऊपर क्यों नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट से ऊपर चले गए यानी कमोडिटी कंज्यूमेबल नहीं है, उसको नहीं यूज़ किया जा सकता। डिफेक्ट से लेवल से कम है यानी कि इसमें माइनर चेंजेस हैं, इनको हम दूर करके फिर से ला सकते हैं। और कुछ चांस कॉजेस की वजह से डिफेक्ट है तो वो तो इनबिल्ट है, उनको तो कंज्यूम किया ही जा सकता है, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग स्टडी करने का यहाँ पे एक बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि जब हम बल्क लॉट में या बैचेस में काम कर रहे होते हैं तो उनमें कई प्रकार के अंतर होते हैं। हर एक बैच कहीं ना कहीं माइन्यूट सा ही, बहुत कम अंतर लेके रहता है, लेकिन उसमें अंतर होता ही होता है। इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टू मेंटेन इट इन द इकोनॉमिकल मैनर। इकोनॉमिकल मैनर को, इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं, इकोनॉमिकल जो रीजनेबल हो, जो अफोर्डेबल हो, जो हर एक सिनेरियो में पैसे से, उसकी क्वालिटी से किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। जब हम मैन्युफैक्चरिंग या किसी चीज़ के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो इस तरीके से यूटिलाइज हो कि वो सेटिस्फाई कर पाए अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो इकोनॉमिकल मैनर में भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने हाई क्वालिटी बना रहे हैं, किसी कमोडिटी के स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर दिया है, अब जाहिर सी बात है जैसे ही हम उसके स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा करेंगे हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होते ही उस प्रोडक्ट की अल्टीमेट जो प्राइस होगी, उस सर्विस के जो अल्टीमेट प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी वो भी कहीं ना कहीं हाई हो जाएगी और उस केस में हम ज़्यादा मार्केट नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो ये देखना है कि कम पैसे में किस तरीके से हम चैनलाइज होके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, कंट्रोलिंग मेथड्स को अप्लाई करते हुए, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स के थ्रू एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए। जो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल है वो इन्हीं सब चीज़ों को डील करते हुए चलता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जिसमें आता है कैटेगरीज ऑफ एसक्यूसी। एसक्यूसी से हम समझते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें 3 मेजर चीज़ें होती हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और तीसरा होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था कि सैम्पलिंग में होता क्या है। इसके बाद वाले हम प्रोसेस में ये देखेंगे कि इसकी डिटेल एप्लीकेशंस क्या होती हैं। हम पहला शुरू करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी भी जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी आइटम का स्टडी करने जाते हैं तो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे हम उसके फीचर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम उनको स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होते हैं। जो हमने इनिशियल के फेजेस में पढ़ा हुआ है, मीन, मीडियन, मोड जो हम कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मीन में क्या होता है, पहला इसमें जो आएगा वो है मीन, जिसको हम बोलते हैं मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आप देखोगे कि आपके पास 100 से ज़्यादा अधिक डेटा है। अब उस डेटा में हर किसी को आप जब आप सैंपल करते हो तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर की तरफ सिग्रीगेट करते हुए, अंदर की तरफ आते हुए जो हमारे लिए कॉमन एक एवरेज फॉर्म कर रहा होता है, सेंट्रल स्टडी प्रोवाइड कर रहा होता है, हम उसके आसपास रहते हैं। हम स्कैटर्ड वाले को छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि इतने बड़े डेटा को, हम तो सिर्फ 100 की बात कर रहे हैं, जब हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने की बात करनी होती है तो उसमें मिलियंस ऑफ डेटा का इंटरफेरेंस होता है जिसको स्टडी करना एक टफ टास्क होता है। इसलिए हम मीन को स्टडी करते हैं जो हमें एवरेजिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है हमारा इसमें रेंज। रेंज क्या होता है, किसी भी चीज़ की रेंज हमको आइडेंटिफाई करनी है तो रेंज में हम ये देखते हैं कि एक सेट ऑफ डेटा में छोटी वैल्यू कितनी है और बड़ी वैल्यू क्या है। मान लो कि 1 से लेके 20 तक के नंबर हैं तो उसमें 1 जो है वो छोटी वैल्यू हो गई और जो 20 है वो हाईएस्ट वैल्यू हो गई। जब हम दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो जो हमारे पास बच जाता है वो उसकी रेंज कहलाता है। यानी कि अगर हमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल लगाना है तो हम उस 19 पे लगाएंगे। हम 1 से लेके 20 तक की मेजरेबिलिटी को नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम रेंज आइडेंटिफाई करते हैं। और जो इसमें तीसरा आता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है,
आपने देखा होगा कि जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग आपस में रहते हैं, कुछ स्कैटर चलते हैं। तो जो स्कैटर है उनको अपने पास तक लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई काम पूरा करना है तो हमारे आसपास में कितनी वैल्यूज हैं, यानी जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा उतनी प्रॉब्लम आएगी हमको उसको फॉलो करने के लिए। तो हम उस डिस्पर्शन को रिड्यूस, उस स्कैटर्डनेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, या ये कहें कि जो हमारे कन्वीनियंट अप्रोच में आती है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे अभी। मीन के बारे में जो हमने बात की थी कि वो सेंट्रल वैल्यू होता है किसी डेटा सेट का। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक ग्रुप ऑफ डेटा है तो उसमें बीच में क्या आएगा, उसकी सेंटर वैल्यू क्या आएगी, 100 लोगों के डेटा में बीच का वैल्यू 50 होगा कि नहीं होगा, ये कन्फर्म नहीं है। इसलिए हम उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला जो हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए लगाते हैं उसका फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ आइटम समीशन x यानी कि नंबर ऑफ डेटा, वैल्यू ऑफ द डेटा है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय हम उसको नंबर ऑफ आइटम से करेंगे। जैसे समीशन क्या होता है, समीशन इज एडिशन। 1 से लेके 10 तक की कोई वैल्यू है, उन 10 को हम ऐड करेंगे। अब 1 से 10 में कितने हो गए, 10 फिगर्स है हमारे पास, 10 आइटम है, तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला कहता है। क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, समीशन ऑफ x। समीशन ऑफ x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, उसको जब हम एड ऑन करेंगे तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा उसको हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे, उसके एडिशन को डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास 5 नंबर है, 10, 20, 30, 40, 50। कितने नंबर है, 5। अब जब मैं इनको टोटल करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मीन आएगा। मीन यानी x, इसको हम x से डिनोट करते हैं, x बार से भी डिनोट करना। अब हम इसको ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। ये देखिए इधर ऐड किया हुआ है। ये जो 50 आया ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 150। और हमें कितने से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज से। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हमारे पास, 5। तो इन 5 को जब 150 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 30। यानी हमारा मीन कितना हो गया, 30। अगर हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते तो हमें ये बड़ा मुश्किल होता। ये तो एक छोटा सा फिगर है, अगर हम बड़े बल्क में कुछ फिगर्स लेते तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सेंट्रल वैल्यू क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। कैसे इजी हो जाती हैं कि मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, इनको ऐड ऑन किया, डिवाइड किया और मेरी वैल्यू 30 हो गई। अब हम इसमें सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी कैसे लगा रहे हैं कि हमने एक क्लस्टर में से इनको चुना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सैंपल को भी डिनोट कर रहा हुआ है। तो ये था मीन, जो हमारे लिए पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनता है। दूसरा आता है हमारे पास रेंज। रेंज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमारे पास रेंज आता है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाईएस्ट माने हाईएस्ट नंबर है। अगर किसी सीरीज में 20 नंबर है 1 से लेके 20 तक के, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 20। और लोएस्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी सीरीज हमने 0 से स्टार्ट नहीं की है, हमारे लोएस्ट वैल्यू 1 रहेगा। तो लोएस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस निकल के आता है, ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो मिनिमम नंबर होगा उसको लिखेंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको लिखेंगे, और इस तरीके से हमारी एक रेंज निकल के आती है। अब रेंज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डेटा by calculating the difference between the highest and the lowest value. This is the definition you can give on. इसको भी एक न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें कुछ नंबर है 5, 12, 8, 20, 15, 18। अब हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 20 सबसे बड़ा नंबर है, तो हमारे लिए हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, सबसे 3 हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू है, तो हमारी लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 3। फॉर्मूला क्या कह रहा था रेंज का, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू 20 थी, लोएस्ट वैल्यू हमारे पास रही 3। तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये हो गया 17। तो रेंज कितना निकल के आया, 17। हम अब अगर इसी डेटा सेट को हम ऐसे ही लगा देते, अब हमसे बोला जाता कि इस पे कंट्रोलिंग करो, तो हमको तो 17 दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे कंट्रोल करते। इसलिए हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाया, हमने रेंज का फॉर्मूला लगाया और हमें पता चला कि जो हमारे अंतर आ रहे हैं या जो भी अंतर को हमें ढूंढना है वो हमारे पास यहाँ उसकी वैल्यू दी हुई है। अब आता है स्टैंडर्ड डिविएशन।
न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसका अनग्रुप डेटा के लिए, कुछ डेटा होते हैं जो ग्रुप्ड होते हैं, ग्रुप में उनकी फॉर्मेशंस होती है। क्योंकि हम इनिशियल सीख रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसलिए हम अनग्रुप डेटा से, अनग्रुप डेटा में क्या होगा, कोई डेटा इंडिविजुअल लिखा रहता है उसको अनग्रुप डेटा करते हैं। कुछ क्लास इंटरवल्स के साथ दिया होता है। क्लास इंटरवल क्या होती है, जैसे 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, ये सब क्लास इंटरवल्स होती हैं। क्लास इंटरवल जब हमें दी जाएगी तो वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं तो वो हमारे लिए अनग्रुप डेटा होता है। और अनग्रुप डेटा को हम किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो मीन को स्टडी करके जाता है कि मीन से कितने डिस्पर्स हो रहे हो आप, मीन से कितने दूर हो। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ने के लिए क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन हमने पढ़ा था। समीशन ऑफ एक्स यानी कि जो हम इसको टोटल करेंगे, इन सबको, इन 5 वैल्यूज को हमें टोटल करना है और 5 नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल कितने, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। इन सब का टोटल अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 75 75, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा एक्स बार, हमारा मीन कितना आ गया, 15। अब हम इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है वो कहता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू जो भी होगी और मीन की वैल्यू जो भी होगी और उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। कैसे किया है, हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज थी, एक अनग्रुप डेटा था, उसको हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। टेबल में हमने क्या लिखा, हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले से, हमें एक्स चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए और फिर इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो हमें कितने टेबल बनाने होंगे, हमें 3 टेबल बनाने होंगे। पहला आएगा एक्स, उसमें हमने एक्स की वैल्यू पिछले हमने देखा है उसमें लिखी हुई थी 5 वैल्यू, 5 10 15 20 25। फिर हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये इंडिविजुअली जो वैल्यू दी हुई है ये एक्स की वैल्यू है। और जब हम एक्स बार हमने कितना निकाला हुआ था, 15, तो हम 15 वहां से लेंगे, 5 में से 15 माइनस किया, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि हम एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे हैं तो एक्स बार की वैल्यू ज्यादा है। इस तरीके से हमारा 10 हो गया और इस 10 को हमें फॉर्मूले के हिसाब से स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100। ऐसे ही हम बाकियों के लिए कर लेंगे, बाकी सारी सीरीज के लिए 10 के लिए करेंगे, 10 में से 15 माइनस करेंगे, 5 एक्स माइनस एक्स बार आ गया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे में देखिए 15 है और हमारा मीन भी कितना था, 15, तो हमारे लिए इसका जो स्कोर आएगा वो हमारे लिए 0 हो जाएगा। और 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल रिमेन दी 0 ओनली। फिर आता है 20। अब हमारी सीरीज में नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारा यहाँ का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। अब हमें पॉजिटिव में आंसर मिलते चले जाएंगे। पहले हमारे आंसर नेगेटिव में आ रहे थे, अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव यानी अप्रोच बढ़ती चली जाएगी। 20 में से 15, फिर 5 और उसका स्क्वायर 25 और फाइनली 25 वाले जो लास्ट वैल्यू है 25 उसको माइनस करेंगे 15 से तो 10 आएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। इन्हीं वैल्यूज को हमें यहाँ लगाना है। देखिए यही जो एक्स बार की वैल्यू है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। पहले वाले में 100, फिर 25, फिर 0, 25, ऐसे करके हमारे पास 250 हो गया। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इसके नियर बाय आने वाला है। अब बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में एक्चुअली होता क्या है। हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा दिए, हमने उसको स्टडी भी कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया कि रेंज क्या होता है, मीन कैसे निकालना है, हमें सैम्पलिंग कैसे करनी है, ये सारी अप्रोच हमने पढ़ ली। लेकिन इससे हम कैसे पता करेंगे कि वेरिएशंस है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अंतर कहाँ आ रहा है। वेरिएशन माने अंतर। आपने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा होगा। कंट्रोलिंग अपने आप में क्या कहता है, कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस होती है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आप किसी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद उसके लिए काम करना शुरू करते हो। जब आप काम करना शुरू करते हो तो क्या करते हो, काम शुरू करके ख़त्म तो नहीं करते। एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एक सर्विस रेंडर करने वाली कंपनी सिर्फ बना के तो नहीं छोड़ देगी, वो ये देखेगी कि जो मैंने स्टैंडर्ड तैयार किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। कैसे करेगी, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। अब जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो उसमें कभी तो हमारे पास डिविएशंस आ जाते हैं, अंतर आ जाते हैं, कभी नहीं आते। जिनमें हमें डिविएशन मिलता है वो डिविएशन को ही हम कहते हैं वेरिएशन। कि क्या कारण था कि जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड अचीव
नहीं हो पाया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, हो सकता है माइन्यूट वेरिएशंस की वजह से नहीं हुआ, जिसको ऑन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग पूरी हो गई, उसके बाद हम उसका फॉलो अप ले रहे हैं, अब हमें पता चला कि कहाँ है, तो उसमें आप प्रोसेस जो हो गया है, जो बन गया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। हम क्या करेंगे, जब हम सेकेंड टाइम इसको वर्कआउट करेंगे तब हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोलिंग में क्या पढ़ा, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है, उसके डिविएशंस को निकालना है और उन डिविएशंस को थॉरो स्टडी करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न थे कि ये डिविएशन आए। रीज़न आइडेंटिफाई करने का मकसद है कि हम उनको दूर कर सकें, दोबारा से वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम फिर से अराइज नहीं हो आए। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, कितना वेरिएशन हो रहा है, 10, 20, 30, मीन कितना आया उसके वेरिएशन का, डिस्पर्शन कितना है, वो हमने प्रीवियस 3 चीज़ों से स्टडी किया। फिर जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग स्टेट पे है। एक हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा, एक हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा। क्वालिटी में क्वालिटी को मेजर करने के लिए करेंगे, प्रोसेस में उस चीज़ को बनाने के लिए क्या प्रोसेस लगी हुई है उसको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वालिटी मेंशन रहती है, क्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसको पूरा करने वाली प्रोसेस गड़बड़ हो गई हो। तो जब हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल भी पढ़ना पड़ेगा, हमें उसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस ही उस चीज़ को अल्टीमेट पोजीशन तक या उसके ऑब्जेक्टिव तक ले जाने में हेल्प करती है। अब वेरिएशन क्वालिटी में किन किन कारणों से आती है। नो टू आइटम्स आर सेम, कभी भी कोई दो कमोडिटी एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ, ये हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेसिंग यूनिट स्टडी कर रहा होता है, समझ रहा होता है, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर है। तो जाहिर सी बात है, दो कमोडिटी को अगर हमने बनाया है और उसमें कुछ ना, वो अगर सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें वेरिएशन है। काय का वेरिएशन है, उसकी क्वालिटी का वेरिएशन है। तो पहला कारण जो हो जाता है वो होता है कि कोई भी आइटम सेम नहीं होते। अगर ए कमोडिटी बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि बी कमोडिटी बिल्कुल उसके जैसी ही बन के आई। हमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो आया है। द आइटम्स टेंड टू पॉजेस सम वेरिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर कमोडिटी में चेंज है, अगर दो कमोडिटी अलग हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि जब वो सप्लाई चेन में आ गया है, जब वो बाहर निकल चुका है, ट्रांसपोर्टेशन में है, तब उसमें कोई चेंज आया है। नहीं, उसमें चेंज है क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग हुई होगी। हो सकता है टाइम अलग हुआ हो सकता है ड्यूरेशन अलग रहा हो, सीजन वेरिएशंस हो जाते हैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, लेबर जो उसमें यूटिलाइज हुआ है वो कभी चेंज हो जाता है, जो उसको सुपरवाइज कर रहा है या जो उसको हेड कर रहा है उसकी अप्रोच उसमें डिफरेंट हो जाती है, मेथड्स अलग हो जाते हैं, टाइमिंग्स अलग हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये सारे कॉजेस डेवलप हो जाते हैं। फिर आता है द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज वेरिएशन। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर करता, अलग करता है, उसको हम वेरिएशन कहते हैं, अंतर। जैसे किसी एक बच्चे की विशेषता बताई तो वो दूसरे से भिन्न करेगी, तो वो विशेषताएं उनको अलग करे। सिमिलरली किसी प्रोडक्ट को बनाने में उनकी विशेषताएं, उनकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो एक दूसरे को अलग बताते हैं। The variation can be because of low quality of raw material, negligence on the part of operator या machinery fault। ये कुछ एक कारण है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली अगर किसी क्वालिटी के वेरिएशन का रीज़न है तो उसमें पहला आता है लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया। हो सकता है ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की हो, बी को बनाने के लिए आपने एक लो क्वालिटी का अप्रोच अपना लिया हो कि भाई हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाए, हम इकोनॉमिकल उसको बना पाए, हमने क्वालिटी से सेक्रीफाइस कर लिया। जैसे ही हम क्वालिटी सेक्रीफाइस करते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की, जो सेम नहीं रह जाते। फिर आता है नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपरेटर, जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, वो ऑपरेशन हेड है, अगर उसने कोई लापरवाही बरती मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तब आप देखेंगे कि अंतर आता है।
एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ। आपके घर में वाइट वॉश होता है, जब पेंट होता है तो पेंट आप देखेंगे कि उसमें अगर नंबर का हेरफेर हो जाए, कुछ नंबर असाइन होते हैं हर पेंट को, अगर उसमें हेरफेर हो जाए, नेग्लिजेंस हो जाए, हमने 3 बोला, किसी ने 2 सुन लिया, तो वो नंबर से जो मिक्स होके आएगा वो एक डिफरेंट कलर देगा। उसमें परेशानी क्या होगी, हमें कुछ और चाहिए था, मिला कुछ और। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर था, उसने उसको ध्यान नहीं रखा। इस तरीके की एक्टिविटीज अगर हम रोजमर्रा की चीजों में इतना हो जाता है, तो जब हम बल्क में कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी बहुत माइन्यूट सी तो खराबी हो ही जाती है। फिर आता है मशीनरी फॉल्ट। अगर मशीन से रिलेटेड कोई परेशानी हो गई है तो गुड्स एंड सर्विसेज कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे, वो हमेशा ही एक दूसरे से भिन्न रहेंगे। बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें अंतर तो आता ही आता है। और अंतर का कारण ये 3 ज़्यादातर होते हैं, जिसमें उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड और रॉ मटेरियल से रिलेटेड परेशानियाँ होती हैं। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। हमने बोला वेरिएशन होते हैं, क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेरिएशन आता है, अंतर आता है, अंतर भी हमने पढ़ लिया। लेकिन ये अंतर क्यों आता है, कुछ कारण तो हम यहाँ देख चुके, लेकिन ये भी क्यों आए, इनके आने का कारण क्या था, इनकी वजह से परेशानी बढ़ी, इनकी वजह से स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तब हम इन वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। ये वेरिएशंस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हमेशा अंतर का कारण, किसी एक प्रोडक्ट के दूसरे से अलग होने का कारण या तो चांस से होता है कि बाय चांस हो गई वो चीज़, या फिर एक असाइनेबल कॉज होता है कि ये कारण था जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसी की वजह से हुआ होगा। हो सकता है मशीन गड़बड़ थी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मशीन की वजह से हुआ है, तो वो असाइनेबल कॉज होते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। चांस कॉजेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने उनके लिए पहले से कोई प्रिकॉशन लेके रखा हो, वो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आ जाती हैं। क्या क्या होती हैं वो चांस कॉजेस, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेस। वेरिएशन अकर्स ड्यू टू चांस. This variation is not due to machine defect or may other factors of production. Factors of production कौन कौन से होते हैं? 5 factors of production पढ़े हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सारे इसके कॉजेज नहीं होंगे, क्योंकि ये सब जब हम एम्प्लॉय करते हैं, जब हम शुरू करते हैं, तभी हम आइडेंटिफाई कर देते हैं लेबर कैसी रखनी है, उसके क्या स्किल होना चाहिए, उसको क्या चीज़ आनी चाहिए, लैंड कितना होना चाहिए, किस पे वर्क करना है, प्रीमाइसेस कैसी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, मशीनरी कैसे होना चाहिए, मनी कितना लगाना है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं उनको, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए कुछ सोर्स डेवलप कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फैक्टर्स डिनोट किया जाता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से नहीं है, मशीन की डिफेक्ट की वजह से नहीं है, इनके अलावा अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, इनके अलावा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हमारे चांस कॉजेस बनते हैं। और ये क्या होते हैं, रैंडमली आते हैं, पता नहीं रहता कब आएंगे, एकदम से सामने आ जाता है। हो सकता है, एक एग्जाम्पल देके हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, आपको बोला है कि 2 महीने में इस पूरे बैच को तैयार करके देना है। अब उन्होंने जल्दबाजी में आए, उनको जल्दी से उसको बेचना है, मार्केट में लाना है, कुछ और रीज़न हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, बिजनेस रीजंस हो सकते हैं। अब जब उन्होंने बोला कि 2 महीने का टाइम को उन्होंने कहा आप छोटा करके इसको 1 महीना कर देते हैं, आपको 1 महीने में काम करना है, तो जाहिर सी बात है जिस टाइम काम को हम टाइम लेके कर रहे थे वो आराम से स्मूथली समझ के इस तरीके से हो जाता। लेकिन जब हम उसको जैसे ही छोटा कर रहे हैं, टाइम स्पैन को छोटा कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे कुछ ना कुछ हड़बड़ी होगी। अब ये क्या था, असाइनेबल नहीं था, टाइम कम होना हमें पता ही नहीं था, वो सडनली आया कि हमें अब इसका टाइम खत्म करना है, अब हमें इसे जल्दी पूरा करना है। तो ये होते हैं चांस कॉजेस। वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेज में जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है दिस वेरिएशन इज नॉट ड्यू टू मशीन डिफेक्ट और एनी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मनी से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्मूथ करने में, पूरा करने में मदद करते हैं। अब जब हम चांस कॉजेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो आइडेंटिफाई हो जाती हैं।
अगर इनमें कोई भी लैकुना होगा तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। लेकिन चांसेस वाले केसेस में आइडेंटिफाई नहीं होती हैं चीज़ें, इसीलिए वो चांस कॉजेस कहलाती हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होने वाली परेशानी इसके अंदर नहीं आएगी और मशीन से होने वाली दिक्कतें भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं। इनके अलावा ये रैंडम होते हैं, एकदम आते हैं ये आपके सामने। आप प्रोसेस करते जाएंगे, प्रोसेस के बीच में कोई परेशानी आ गई तो वो रैंडम हो जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है टाइम कंज्यूम हो जाए, हो सकता है उसके पास प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है रॉ मटेरियल सेम ना मिला हो, इसलिए कारण हो सकते हैं। तो वो अपीयर होते हैं रैंडम। फिर आता है दिस इज अंडर द स्टेट ऑफ कंट्रोल। अंडर द स्टेट ऑफ कंट्रोल इसलिए माना जाता है क्योंकि इनको एक प्रिकॉशनरी तरीके से रख लिया जाता है कि ऐसा होगा और उनको अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको कंट्रोलिंग पोजीशन ही सेट करके अज्यूम करके चली जाती है। इसके बाद है कि माइनर कॉजेज, जो रैंडम कॉजेज हैं वो मेजर नहीं होते। रैंडम कॉजेज अगर मेजर हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हिंडर होगा, ये जाहिर सी बात है, उसकी क्वालिटी में असर पड़ेगा, ये भी होगा, और प्रोसेस भी खराब हो जाएगी। तो जो रैंडम अपीयर होते हैं वो इसलिए रैंडम है। और स्टेट ऑफ कंट्रोल की बात कही हमने, यानी कि हम उस पर कंट्रोलिंग लगा सकते हैं। कंट्रोलिंग हम किस चीज़ पे लगा सकते हैं? जो अगर इधर उधर हो रहा है, जिनकी वजह से परेशानी आ रही है, वो इतने कम हैं कि पता ही नहीं चल रहे हैं, यानी माइनर कॉजेज। अब माइनर कॉजेज में क्या हो जाएगा? द वेरिएशन दैट कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड, जो हमारे हाथों में ही नहीं है। अभी मैंने कोई प्रोसेस शुरू करी और उसके बाद जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा था, कोरोना के पीरियड में हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस चला रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में ये बोला है कि लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन तो हमारे हैंड्स में नहीं है, यानी हमें प्रोडक्शन प्रोसेस को वहीं रोकना पड़ेगा, वो चीज़ को वहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब उसमें होने वाली दिक्कतों को हम अनअवॉइडेबल है, हमारे हैंड में तो है नहीं कि हम उसको एडजस्ट कर सके, तो ऐसी चीज़ों हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है, इनको हम चांस कॉजेज में रखेंगे। फिर होता है कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और एलिमिनेटेड, आप उसको हटा ही नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगाए, उसमें आपका प्रोसेस का टाइमिंग आपको नहीं पता है, आपको नहीं मालूम कि इसमें क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, तो कहाँ मैनेज करोगे, कहाँ कंट्रोल करोगे? कहीं नहीं कर सकते। तो जो इसके होने वाले प्रिवेंशन मेथड्स हैं उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेनी इन नंबर, बहुत हो जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, बार बार आएंगे, तो आप उसको नहीं, उसको अवॉइड करना पड़ता है, सिस्टम्स को अवॉइड करना पड़ता है। ईच कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल टू द वेरिएशन, जब ये आते हैं, चांस कॉजेज डेवलप हो जाते हैं, तो क्योंकि माइनर हैं तो वेरिएशन भी माइनर होगा और ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादा आएंगे तो जुड़ के ज़्यादा हो जाएंगे, मेजर कैटेगरी में हो जाएंगे, फिर वो असाइनेबल कॉज हो जाएंगे कि ये तो बार बार आते हैं, ऐसे ही आएंगे, तो उसको स्टडी कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी किसी चीज़ की परेशानी आ जाती है, कभी नेचुरली कोई परेशानी आ जाती है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, तो ऐसी चीज़ों में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो वेरिएशन है, उसको बहुत कम माना जाता है। लेकिन जब भी प्रोसेस का पार्ट होगा तो उसमें इनबिल्ट रहेगा कि होगा, कुछ तो परेशानी आएगी, कुछ तो चांस कॉजेस डेवलप होंगे, इसलिए हम उसको मान के चलते हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चला रहे हैं, एक प्रोसेस कंट्रोल मेथड अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें माइन्यूट सा रैंडमली कोई ना कोई परेशानी क्रिएट होगी, तो उसको अनअवॉइडेबल मान के यूज़ किया जाता है, हालांकि उससे वेरिएशन ज़्यादा नहीं आते। अब आता है वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉज। हमने पहले पढ़ा था कि दो तरीके के कॉजेज होते हैं वेरिएशंस के। चांस कॉजेज हम पढ़ चुके, चांस कॉजेज में वो चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मशीन की वजह से या ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं आई है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? असाइनेबल कॉजेज, यानी ये वो कॉजेज होंगे जिनमें यही सारी चीज़ें आएंगी। कौन सी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंजेस होंगे, मशीन की वजह से चेंजेस होंगे, टाइम की वजह से, यानी कि आप असाइन कर सकते हो। मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो क्या फैक्टर है? टाइम इज द मेन फैक्टर। मैंने टाइम में उसको कंप्लीट नहीं किया तो मैं स्टडी कर सकती हूँ कि मैंने क्यों उस टाइम में नहीं किया। टाइम को स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो फैक्टर जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीजन को पकड़ सकते हैं, वो हमारे असाइनेबल कॉजेज हो जाते हैं। अब जैसे कि इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है, ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटीरियल। जब एक ही मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, एक सिंगल कमोडिटी को बनाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड कमोडिटीज प्रिपेयर की जा रही हैं, तो रॉ मटेरियल चाहे ए बनाऊं, बी बनाऊं, सी बनाऊं, उसी लॉट में 100 बना दूं, बनेगा तो एक ही तरीके का, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होंगे, फीचर्स ऐसे एक ही होंगे और उनका प्रोसेसिंग टर्म भी एक ही होगा। लेकिन अगर मान लो 100 कमोडिटी बनानी है किसी चीज़ की, 50 बना दी, 50 के बाद रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब जो दूसरा रॉ मटेरियल आया,
अगर वो एग्जैक्ट उसी नेचर का, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं है जो पहले वाले बैच के लिए था, तो दोनों बैच डिफर हो जाएंगे। भले ही कमोडिटी सिंगल है, लेकिन उसके बैच में बनने, उसके रॉ मटेरियल के यूजेज में डिफरेंस आने पे ये असाइनेबल कॉजेज होते हैं। तब मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि शुरू के जो 50 थे उसमें मैंने ये वाला रॉ मटेरियल यूज किया था, बाद के जो 50 थे उसमें रॉ मटेरियल चेंज हो गया, इसीलिए डिविएशंस या वेरिएशंस आए। तो मैं उसको इंटैक्ट कर सकती हूँ, मैं उसको पकड़ सकती हूँ, पकड़ने के बाद मैं उसको दूर कर सकती हूँ कि नहीं, जो मैंने पहले 50 में लिया था वही मुझे नेक्स्ट 50 में भी लेना है। तो ड्यू टू रॉ मटेरियल के केसेस में क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर चेंज हो गई है तो फर्क आएगा। फिर आता है मशीन के यूसेज पैटर्न को, या मशीन अपने आप में पूरी चेंज कर दी गई हो। जैसे आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, आप उससे पिक्चर क्लिक करते हैं, पिक्चर एक मोबाइल फोन की दूसरे मोबाइल से डिफर करती है। अब अगर उनको सेम पर्सपेक्टिव पे रखेंगे तो वो कभी एक जैसी अपीयर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनका मशीन जो है वो अलग है। इसलिए जब आप एक ही जैसा फोटो अगर आप चाहते हैं तो आपको सेम यूटिलिटी वाला, सेम चीज़ों को लिए हुए, सेम फीचर्स वाला मोबाइल फ़ोन लेना होगा, क्योंकि आपको उसकी क्वालिटी सेम चाहिए। तो मशीन के साथ भी वैसा ही है। जैसे ही आप मशीन चेंज करोगे, मशीन का फॉर्मेट चेंज होगा, मशीन की वर्किंग चेंज होगी, उसकी इफिशिएंसी चेंज होगी, उसका जो काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो मशीन के कारण चेंज हो जाते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट लेने जाते हो, फर्क आता है क्योंकि मशीन का फर्क है उसमें। डिफरेंस इन ऑपरेटर्स, ये डिफरेंस इन ऑपरेटर्स और ऑपरेशन तो अलग चीजें होती हैं। ऑपरेटर कौन होता है? जो मशीन को चला रहा है। तो मशीन भी डिफर हो सकती है, उसको चला, मशीन डिफर हो गई तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मशीन का कॉजेज है। अब मशीन के अलावा क्या हो जाएगा? अगर उसको चलाने वाला डिफर है, जैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो उसका तरीका अलग होगा, तो वेरिएशंस आएंगे। कंटेंट तो सेम है लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है, यानी उसके ऑपरेटर का मेथड अलग है। तो ऑपरेटर अलग हो जाएगा तो चीजें बनने वाली भी अलग हो जाएंगी। तो ये भी क्या है? असाइनेबल कॉज है। आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों ऐसा हो गया। फिर आता है डिफरेंस ऑफ टाइम। आप कोई चीज बना रहे हो तो अगर उसका टाइम डिफर कर रहा है, अगर उसका टाइम मैच नहीं कर रहा, कोई चीज 4 घंटे में बनाओगे और कोई चीज 2 घंटे में बनाओगे तो फर्क रहेगा, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। ऐसे ही सीजन का वेरिएशन भी हो सकता है। किसी को आपने गर्मी के मौसम में कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आप ठंडी में बनाओगे तो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि उसके कंपोजिशन उस एनवायरमेंट से अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, टाइम से अलग डील करके चलते हैं। तो जब हम असाइनेबल कॉजेज की बात करते हैं तो उसमें होता है क्वालिटी की वजह से, मशीन की वजह से, ऑपरेटर की वजह से या ऑपरेशन की वजह से, या फिर टाइम की वजह से। अब ये आप सारे देखोगे तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है ना। लेबर हो गई, ये मशीन का यूसेज हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होने वाले जो इंक्लूसिव होते हैं वो वेरिएशंस असाइनेबल वेरिएशंस कहलाते हैं। इसी को अगर हम आगे चलें तो असाइनेबल वेरिएशंस कैसे पता चलेंगे, क्या होता है उनमें, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि असाइनेबल वेरिएशन है। ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रॉ मटेरियल की वजह से, टाइम की वजह से, ऑपरेटर की वजह से, लेकिन इसके अलावा कैसे पता करूं कि वेरिएशन है। ये तो मैंने कारण पता कर लिया कि इसकी वजह से वेरिएशन आया, लेकिन वेरिएशन क्या है वो भी तो समझना जरूरी है। तो वेरिएशन क्या होते हैं? जब अंतर थोड़ा बहुत आने लगे। Each has a significant effect in the variation of the output। जैसे ही आउटपुट अलग निकल के आने लगे। आउटपुट क्या होता है? जब आपने कोई भी चीज बनाई और अल्टीमेटली अब आप उसको यूज करोगे, इनपुट जो आपने लगाया, आउटपुट जो उसके निकल के आ रहा है, तो वो आउटपुट चेंज दिखेगा। यानी जो आपके हाथ में यूसेज आया, जिस चीज कमोडिटी को यूज करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, सर्विस को यूज करना है, उसमें अगर आपको चेंज दिख रहा है तो आप कह दोगे कि भाई वो असाइनेबल कॉजेज हैं, उनके आउटपुट के वेरिएशंस हैं, उसको बनाने में वेरिएशंस आ गए हैं। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, इसलिए डिटेक्टेड बोला जाता है कि आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, इसलिए तो इसको असाइनेबल बोला है। डिटेक्ट करते हैं तो क्या होता है? किस कारण से आया उसको कह देते हैं आप जिम्मेदार हैं, इस चीज की वजह से हुआ, वजह बता दी हमने, तो इसलिए उसका डिटेक्शन पॉसिबल होता है। लेकिन हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाते प्रोसेस से। एलिमिनेट कब होगा? अगर प्रोसेस, जैसे शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है और उसी समय हमें वेरिएशंस दिख रहे हैं तो हम उसको कंप्लीट तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी अगर असाइनेबल है तो। अगर असाइनेबल नहीं है, कॉजेज हैं और चांस कॉजेज हैं, तो आप उसको नहीं दूर कर पाओगे। दूसरी बात, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी जो प्रोसेस है जहाँ पे आपको कंट्रोलिंग करनी है वो खत्म ही हो गई, तो आप कैसे उसमें वेरिएशंस को एडजस्ट करोगे? आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट जो प्रोसेस बनेगा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी, उसमें आप पहले से कंट्रोलिंग रखोगे। इसलिए एलिमिनेशन प्रोसेस में
हम बाद में आराम से दूर कर सकते हैं कि भाई उसको एलिमिनेट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं था, ये इसका रीज़न था। सच वेरिएशंस आर टर्म्ड एज, जब हमने चीज़ों को हटा लिया कि भाई इसकी वजह से, जैसे आप एग्जाम में आंसर्स लिख रहे हो, आपने आंसर्स लिखे, आपने टाइम पैटर्न को ध्यान में नहीं रखा, आपने सिर्फ मार्किंग पैटर्न को ध्यान में रखा, तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। अब आप क्या करोगे, जो छूट गया उसमें तो कोई कंट्रोलिंग नहीं है आपकी, आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेपर में आप टाइम को भी ध्यान में रखोगे। क्या किया आपने, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए कि भाई मैं इस चीज़ को फिर से नहीं दोहराऊंगी, कि ये फिर से ना हो जाए। तो ये होते हैं प्रिवेंटेबल वेरिएशंस, जिसको आप दूर कर सकते हो। तो कैसे कैसे पता चलेगा कि अगर जनरली क्या होते हैं वो कम नंबर के होते हैं, और क्या होता है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है उनका दूसरे पे, और आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, डिटेक्ट हो पाते हैं, डिटेक्ट हो पाते हैं तो एलिमिनेट हो पाते हैं, एलिमिनेट हो गए यानी प्रिवेंटिव हो गए। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी रहती हैं। फिर आता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल हमने दो तरीके से पढ़ लिया, एक क्वालिटी के बेसिस पे, एक प्रोसेस के बेसिस पे। तो पर्पस क्या था इसका, इसको इतनी हमने स्टडी करी, हमने मीन पढ़ा, हमने रेंज पढ़ा, स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा, चांस कॉजेस पढ़े, असाइनेबल कॉजेस पढ़े, तो पर्पस क्या था हमारा, पर्पस था इन असाइनेबल कॉजेस को चांस कॉजेस से अलग करना। ऐसा नहीं है कि एक टूल लगा दिया, ये देख लिया कि प्रोसेस में क्या चल रहा है, अच्छा ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करेंगे, दोबारा कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या करना है, हमें एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है, उसको चालू करना है। जब हम चालू करेंगे तो उसमें हमें वेरिएशंस दिखने लगेंगे। अब वेरिएशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको पता कर सकते हैं क्यों वेरिएशन आया, क्यों नहीं आया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या है, पता करने वाले कौन से थे, नहीं पता करने वाले कौन से थे। क्यों, क्योंकि पता जब चलेगा कि हमें वेरिएशंस क्यों आए हैं, तभी हम उनको दूर कर पाएंगे, स्पेशली इन केस ऑफ असाइनेबल कॉजेज। असाइनेबल कॉजेज में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो हमको असाइनेबल कॉजेज नहीं बोलेंगे। तो ये था एक पर्पस कि आप क्यों करते हो, उसमें क्या करना है, आपको असाइनेबल कॉजेज और चांस कॉजेज को डिफर करना है, अलग करना है। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ असाइनेबल कॉजेज इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रिंगिंग अ प्रोसेस अंडर कंट्रोल। हम काय के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा क्यों कर रहे हैं, कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है, प्रोसेस में आने वाले डिफेक्ट्स को कंट्रोल करना है, प्रोसेस में आने वाले प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना है और दूर करना है। तो हमने क्या, कैसे दूर करना है, असाइनेबल कॉजेज को। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, एलिमिनेशन ऑफ असाइनेबल कॉजेज। असाइनेबल कॉजेज में हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटर का कॉज, डिफिकल्टी इन ऑपरेशन, डिफिकल्टी इन टाइम, डिफिकल्टी इन गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये सारे असाइनेबल कॉजेज। तो असाइनेबल कॉजेज को जैसे ही हम एलिमिनेट करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोसेस को, एक रनिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। अब अ प्रोडक्शन प्रोसेस, इसी को हम डिफाइन कर देते हैं। अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज सेड टू बी अंडर स्टैटिस्टिकल control if it is governed by chance causes only in the absence of assignable causes of variations। प्रोडक्शन प्रोसेस को आप अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्यों बोलते हो, कि आपने असाइनेबल कॉजेज तो आइडेंटिफाई कर लिए, आपने उनको हटा दिया, तो अब क्या रह गया, बस चांस कॉजेज। और चांस कॉजेज के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो रैंडमली अपीयर होते हैं, माइनर इन नेचर होते हैं, और उनको एलिमिनेट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, या ये कहूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो तो प्रेजेंट ही रहेंगे, तो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमारी प्रोसेस का इनबिल्ट पार्ट है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसहैप क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको इंपॉर्टेंस देनी है, द पर्पज ऑफ एसक्यूसी में, कि असाइनेबल कॉजेज को हमें एलिमिनेट करना है। अब इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में क्या है, सैम्पलिंग से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ डेटाज हैं एंड वी आर कलेक्टिंग फ्यू ऑफ द डेटाज रैंडमली। हम कुछ डेटाज को रैंडम सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उस पर एक स्टडी लगा सके। एक्सेप्टेंस ऑफ सैम्पलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा सेट नहीं होगा, आपके पास स्टडी करने के लिए कुछ नेचर ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप किस पे कंट्रोलिंग करोगे। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की प्रोसेस आउटपुट होनी चाहिए कि इसमें डील करके हमें काम करना है। अब बात आती है कि हम किसी पे भी सैम्पलिंग नहीं लगा सकते। मेरा मन किया कि मैं तो ए कंपनी पे जाके सैम्पलिंग करूँगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक स्टैटिस्टिकल तरीके से हमें पैरामीटर्स तैयार करने पड़ेंगे।
मैंने कहा मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो खाने पीने की चीज़ें बनाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कंट्रोलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फूड से रिलेटेड है, वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप ये देखोगे कि उसको बनाते कैसे हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका हाइजीन कैसा है, जिस प्रीमाइसेस में है उनका हाइजीन कैसा है। तो क्या वो पैरामीटर डिसाइड कर लिया हमने। अब इस पैरामीटर के बेसिस पे आप कुछ डेटा ले लोगे। अब इन डेटा को आप सैंपल के तौर पे लाके फिर स्टडी करोगे। तो इसमें दो चीज़ें रहती हैं कि सैंपल या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर सैंपल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आप प्रोसेस कंट्रोलिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके उसमें चेंजेस लाओगे। अगर वो तैयार नहीं होता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो क्राइटेरिया पे रिजेक्ट हो गया, तो आप उसको नहीं ले सकते, आपकी स्टडी उस पर अप्लाई ही नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, द वेरिएबल टू बी स्पेसिफाइड, हमने क्या बोला, हमें वेरिएबल्स लेने, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, साइज ऑफ द लॉट। किस साइज के बारे में बात करें, 30 का बैच है, 40 का बैच है, 50 का है, कितने नंबर का है, वो बैच साइज बताना है अपन को, लॉट का साइज बताना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज एन। द साइज ऑफ द सैंपल इंस्पेक्टेड, जैसे मैंने बोला कि हमने बैच लेना है, ए में 100 कमोडिटी, बी में 100 कमोडिटी, सी में 100 कमोडिटी, ऐसे करके 300 हो गए। अब 300 को तो आप स्टडी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको हम, कि बड़ी हो जाएगी, स्टडी को करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं कि भाई मैंने, अच्छा 10 ये एक जैसी हैं, इन 10 में से मैंने 50 ले लिया, इसमें से 50 ले लिया, इसमें से 50 ले लिया, क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो ये मैंने क्या किया, सैंपल को इंस्पेक्ट करने का लॉट ले लिया। फिर आता है द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अबव विच अ लॉट इज रिजेक्टेड। अगर माइन्यूट है रिजेक्शन का लेवल, अगर ये मैं बोलूँ डिफेक्ट्स हैं जो माइन्यूट हैं, तो माइन्यूट के केसेस में उनको नहीं किया जाएगा, उनको रख लिया जाएगा क्योंकि वो दिख नहीं रही हैं, हमें अपनी नेकेड आई से वो नहीं दिखती है। कि हमने ऐसे गए कुछ खरीदने, हमें उसमें डिफेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम उसको परचेज करके लाते हैं। आफ्टर अ यूसेज पैटर्न समझ में आता है, इसमें ये प्रॉब्लम थी। अब जब हम बल्क में कोई चीज़ ले रहे हैं तो अगर लॉट में साइज बिगर नहीं है डिफेक्ट का, तो वो क्राइटेरिया में नहीं उतरेगा। हमें देखना है कि उसके यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अबव विच अ लॉट इज रिजेक्टेड। मैंने ये बोला एक कोई कमोडिटी है, 100 लॉट की है, अगर उसमें 10 खराब हैं तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 100 में से 10 खराब होना जायज़ बात है, हो जाते हैं, या 5 खराब है या 1 खराब है, 2 खराब है, वो उसको हम नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते। क्यों, क्योंकि 90 तो अच्छे हैं, तो 90 के लिए तो मार्केटिंग या उसको मार्केट में लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसी 100 के लॉट में से 50 चीज़ें खराब हो गई तो क्या हम उसको मार्केट में बेचने के लिए आएंगे? नहीं, क्योंकि हमें यहीं पे समझ में आ गया कि भाई ये कमोडिटी मार्केट में जाने लायक नहीं है, इसका तो 50 का लॉट, पूरा आधा 50% ऑफ द सेल विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द मार्केट, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें उसको वापस लाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें उन्हें असाइनेबल कॉजेज को जो हमने स्टडी किए हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो एक क्राइटेरिया ये समझ में आ गया, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ सैम्पल्स दैट विल बी टेकन, कि प्रिस्क्राइब्ड रहता है कि आपको कितना सैंपल लेना है। आप कभी भी कोई स्टडी करोगे तो आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते कि इस कंपनी से 100 ले लेती हूँ, उस कंपनी से 200 ले लूँगी, इधर से 50 ले लूँगी, नहीं, इट शुड बी होमोजीनियस इन ऑल केसेस। क्राइटेरिया उनका एक जैसा होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एक जैसे होने चाहिए, वो जिस चीज़ में डील कर रहे हैं वो भी होमोजेनिटी लेके, होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा, एक रूपता रहेगी उसमें, तभी आप उसको कर पाओगे। तब हम देखेंगे कि भाई सैंपल कितना लेना है जो हमारी स्टडी को जस्टिफाई करे। ऐसा नहीं, कम सैंपल भी नहीं ले सकते। कम सैंपल क्यों नहीं लेते हम किसी भी चीज़ का? अगर बहुत बड़ी स्टडी करनी है तो उसका कम सैंपल इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा पाएगी पूरे की। अगर मुझे जनगणना करनी है तो मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत पूरे देश की जनसंख्या के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। उसमें ऐसा तो नहीं मैं कुछ स्टेट छोड़ दूंगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए, नहीं, तो मेरे पास क्या ट्रू पिक्चर आ पाएगा कंट्री का? नहीं आ पाएगा। तो सैंपल्स के साथ ये कि आप जिस भी स्फेयर में उसको ले रहे हो, जिस भी क्राइटेरिया पे उसको ले रहे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको आप अनइवन नहीं रख सकते। तो हमारा जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान है वो ये कहता है, अ सैम्पलिंग प्लान इज अ प्लान फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग दैट प्रिसाइसली स्पेसिफाइज द पैरामीटर्स। सिर्फ पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सैम्पलिंग करते। सैम्पलिंग अपने आप में पूरी स्टैटिस्टिकल स्टडी नहीं है। सैम्पलिंग वो पैरामीटर तैयार करती है जिससे हम हमारा डेटा लेते हैं, जिससे हम हमारा इंडिविजुअल या ग्रुप में जो भी डेटा मिल रहा है उसको लेते हैं और उसके ऊपर अपनी
एप्लीकेशंस यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्राइटेरिया. दिस इज द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान. फिर आता है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है गिव द फॉर्मूला ऑफ मीन. हमने शुरू की स्लाइड में पढ़ा था मीन का फॉर्मूला क्या था, समीशन x बाय n. जब हमने सारे वैल्यूज को ऐड कर दिया था और नंबर वैल्यूज से डिवाइड किया था, वो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है. क्या मेजर करता है मीन? मीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करता है किसी भी ग्रुप की, किसी भी डेटा सेट की, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. क्योंकि क्वांटिटेटिव तो हम करके देंगे ना, क्वालिटेटिव हमने ले लिया, क्वांटिटेटिव हमें करके देना है स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से. फिर आता है व्हाट आर असाइनेबल कॉज. असाइनेबल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जिनको हम असाइन कर सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं कि तो इसकी वजह से ये परेशानी उठ के आई है. तो असाइनेबल कॉजेज में क्या क्या आता है, टाइम, ऑपरेटर, मशीन, ऑपरेशन और रॉ मटेरियल. फिर आता है कि और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दीजिए. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था समीशन ऑफ n x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जहाँ पे आपने x की वैल्यू गिवन रहती है, x माइनस एक्स बार हमें कैलकुलेट करना होता है. इसमें सबसे पहले हम मीन आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम पहले मीन निकाल चुके हैं. दिस इज ओनली फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. आई होप ये टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आया होगा. आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, जो आपके इससे जुड़े हुए जो भी सवाल थे या कंटेंट था, वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाई होंगी. आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट ज़रूर मिला होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को लेके थोड़े अच्छे क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.